हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलबे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, कल से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है ऊंचाई और दूरी का, जिसके अंतर्गत हमने 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं और उन्नयन कोण और अनुमान कोण पर हमने थोड़ा डिटेल अध्ययन किया था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भूमि के एक बिंदु से, सातों क्वेश्चन है आपकी बुक में, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले ले लेना चाहिए आधार, यानी कि जिसको भूमि कहते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, पहले तो हमें एक 20 मीटर ऊंचा भवन मान लेना है। यह हमने एक भवन मान लिया जिसकी ऊंचाई हमने मान ली बच्चों 20 मीटर, ठीक है। और इस भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है, इस भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। तो इसके ऊपर हमें कर देना है, इसके ऊपर हमें बना देना है संचार मीनार, ठीक है बच्चों। तो 20 मीटर ऊंचा भवन ये है, यहाँ तक भवन हो गया हमारा। भवन का नाम हमने ए बी कह दिया, ठीक है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार को हमने यहाँ पर सी कह देते हैं पॉइंट, ठीक है, इसको सी कह देते हैं, या इसको हम कह देते हैं बच्चों डी कह देते हैं, और यहाँ हम कह देते हैं सी पॉइंट, ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, तो ये इसका तल हो गया। संचार मीनार की जड़ जो हो गई, ये मीनार है, इस संचार मीनार की जो जड़ है यानी कि तल है, तल से तल का उन्नयन कोण, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, तो क्रमशः का मतलब लगातार, तो तल का कोण हो गया 45 अंश और शिखर का कोण हो गया 60 अंश, ठीक है। तो जो इसके संचार मीनार का जो तल है, तल से जो कोण बन जाता है वो बन जाता है 45 अंश का, और यहीं से इसके शिखर से भी जो कोण बनता है वो बनता है बच्चों 60 अंश का, ठीक है। आप लोग डायग्राम थोड़ा सही से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 60 अंश का कोण, ये लाइन आप बिल्कुल सही सीधी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर तो ये कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई को हम यहाँ पर मान लेते हैं एच मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, इसको हमने एच मान लिया। अब अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें हमारे पास देखो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होगा। तो इसमें हमारे पास ये एंगल, एक तो ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी, और एक ट्रायंगल बन जाएगा डी बी सी, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज, और एक हो जाएगा बच्चों ये छोटा वाला त्रिभुज। और ये वाले त्रिभुज को नहीं लिया जाता बच्चों, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इसलिए इसमें हाइट एंड डिस्टेंस लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा जो बी सी है, ये बेस, इसको हम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारे दोनों त्रिभुजों में यूज होने वाला है। त्रिभुज ए बी सी में भी ये यूज होगा और त्रिभुज डी बी सी में भी ये यूज होने वाला है, ठीक है बच्चों। अब जो बड़ा त्रिभुज हमारा हो रहा है, इस त्रिभुज के लिए अगर हम हाइट देखें टोटल, तो हाइट हो जाती है हमारी 20 प्लस एच। कैसे बच्चों, देखिए यहाँ से, यहाँ डी है, डी पॉइंट है, डी से लेके नीचे बी तक, ये टोटल बड़े त्रिभुज की हाइट होगी। तो इसके लिए हमारे 20 तो यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से ऊपर को कितना है, एच है, तो 20 प्लस एच इसका आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, तो हम मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई, जो हमसे पूछा जाता है उसको हमें क्या करना चाहिए बच्चों, मीनार की ऊंचाई बराबर हमने मान ली, क्या मान ली, एच मान ली, ठीक। अब हम समकोण त्रिभुज चर्चा करेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, ए बी सी में, पहले छोटे त्रिभुज को ले लेते हैं। ए बी सी में अगर हम चर्चा करें, इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में, जो हमारा ये ऐसे करके बना हुआ है ए बी सी, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, तो यहाँ 20 मीटर हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों, ये एक्स हो गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास इसमें लग जाएगा आपका, और यहाँ 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 45 अंश बना हुआ है, तो इसमें लग जाएगा आपका लंब बट्टे आधार। क्यों लगे, इसको हम लंब कहते हैं, इसको कहते हैं कर्ण, और इसको कहा जाता है आधार। तो हमारा लग जाएगा 10 45 10 45 बराबर लंब बट्टे आधार, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा ए बी बट्टे बी सी, यानी कि ए बी और बट्टे में क्या आ जाएगा, बी सी, लंब बट्टे आधार,
ठीक है। तो 10 45 का मान होता है बच्चों 1 होता है, कॉमन से मान है ये। 10 के सारे मान आपको पता होने चाहिए। 10 के जो मान होने चाहिए त्रिकोणमिति इसमें बहुत यूज़ होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। ये हमारे 10 के वैल्यू जो एंगल हैं। अब 10 जीरो की वैल्यू 0 होती है बच्चों, और 10 30 का मान होता है 1/√3, और 10 45 का मान 1 होता है, और 10 60 का मान √3 होता है, और 10 90 यानी कि हमारा अपरिभाषित होता है। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज़ होती है। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि हमें केवल 3 इन कोणों की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ये ऊंचाई और दूरी में। तो 30 45 और 60, 10 30 1/√3, 10 45 1, और 10 60 = √3, ये आपको याद होनी चाहिए। तो 10 45 यहाँ पर यूज हो गया बच्चों। देखिए 45 = ए बी कितना हमारे पास 20, और बी सी कितना हमारा x। जब हम x से इधर मल्टीपल कर दें तो x इंटू 1 क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे इसके अपन 1 मान सकते हैं। तो x इंटू 1 = 20 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 आ गया बच्चों। अब ऐसे ही हम बड़े वाले ट्रायंगल पे लगाएंगे। ऐसे समकोण त्रिभुज कौन सा वाला, डी बी सी में अगर हम चर्चा करें समकोण त्रिभुज, तो देखिए हमारे पास इसमें जो हाइट आ जाएगी वो 20 + h आ जाएगी, और बेस जो है x आ जाएगा। तो लगा देते हैं इसमें 10 कितना लग जाएगा बच्चों, 10 लग जाएगा 60, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल, ये देखिए बड़ी वाली लाइन ये वाला हो गया, बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है 60 का बना हुआ है, तो बड़ा एंगल 60 का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए पहले बार हमारा ए बी अपॉन बी सी आया था, दूसरी बार में अब क्या आ जाएगा डी बी पूरा एक साथ। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3 होती है। तो √3 = क्या हो जाएगा, डी बी कितना हमारे पास 20 + h हो जाएगा, और अपॉन बी सी कितना है हमारा x है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ इंटू कर देंगे तो √3x = 20 + h हो जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का जो मान आया है, ये x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ऐसा आपने लिखना है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा जो √3 है, √3 और x, देखिए √3x है हमारा, दो रूट इक्वेशन 2 में √3x है, तो √3 तो ऐसे आएगा, x की जगह कितना आएगा 20 = 20 + h। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जहाँ पर x था ना, x की जगह कितना रख देना है बच्चों, केवल 20 रख देना है, बाकी और सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा 20 + h। अब यहाँ पर 20 √3 हो जाएगा ना, ये 20 से √3 को इंटू तो 20 √3 = 20 + h हो जाएगा बच्चों। इस 20 को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हमारा आ जाएगा 20 √3 - 20 = क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। इन दोनों में से h अगर हम 20 कॉमन ले लें, इन दोनों में से 20 कॉमन आ सकता है, तो बचेगा हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचेगा, माइनस बचेगा। अब यहाँ से तो 20 कॉमन ले लिया, तो 20 का भाग इस 20 में कितनी बार गया बच्चों, एक बार गया, = h। आप इसको समझ सकते हो कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई संख्या कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 20 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ तो √3 बचा लिख दिया, लेकिन यहाँ 20 कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं बचा, तो जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पर क्या ले लिया जाता है बच्चों, 1 ले लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो इसकी ऊंचाई आ गई है, मीनार की ऊंचाई, अतः अतः आप लिख सकते हो यहाँ पे, अतः मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई जो है हमारे पास h = कितने आ गए बच्चों, 20 रूट इंटू √3 - 1 मीटर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझिए इसको ध्यान से, बहुत अच्छे से आराम से उसको समझ के कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा पेडेस्टल वाला है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेडेस्टल का। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है।
भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका देखिए डायग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें भूमि ले लेनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से आपने इसको तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के हिसाब से, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें तो हमें पहले तो लेना है पेडस्टल के एक पेडस्टल के शिखर पर एक, देखो ये इसका नाम ये हो गया हमारा पेडस्टल, ये जो हो गया ये क्या हो गया बच्चों, ये पेडस्टल है, ये हो गया पेडस्टल जिसको हम कह देते हैं ए बी, ठीक है। ए बी हमारा पेडस्टल हो गया। पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब इसके ऊपर जो है एक मूर्ति बनाई है, ठीक है बच्चों, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, इसको हमने मूर्ति मान लिया, इसको हम सी कह देते हैं, ठीक है। ये मूर्ति हो गई। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। अब ये भूमि का एक बिंदु हो गया जिसको हम कह देते हैं डी। इससे मूर्ति के शिखर पर जो उन्नयन कोण बना हुआ है वो कितने अंश का बना है बच्चों, ये कोण बना हुआ है 60 अंश का, ठीक है, ये 60 अंश का बना है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45, तो पेडस्टल ये है, यहाँ तक ही तो है पेडस्टल, तो ये पेडस्टल का क्या हो गया बच्चों, शिखर हो गया। तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है, ये उन्नयन कोण है बच्चों 45 अंश का, ठीक है, ये 45 डिग्री का है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप देखिए ये पेडस्टल है तो इसकी ऊंचाई पूछी गई है, इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मान लेते हैं, हाइट है इसलिए h मान लिया। और यहाँ जो मूर्ति है ये मूर्ति कितने मीटर लंबी है, 1.6 मीटर, ये हमारी मूर्ति लगी है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम डी को कह लेते हैं x, इसको हमने मान लिया है आधार, और इसको हमने मान लिया बच्चों x मान लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बुक का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल 100% प्रिपेयर करना है। देखो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे मिलते जुलते हैं। उसमें हमें नीचे वाला ये वाला वैल्यू दिया गया था और ये पूछा गया था पहले वाले चित्र में, उसमें क्वेश्चन में। इसमें क्या है कि ऊपर वाला वैल्यू दिया है, नीचे का फाइंड करना है। तो देखिए अब इसमें हम मान लेते हैं, माना सबसे पहले इसमें जो सेंटेंस लास्ट में होता है बच्चों उस सेंटेंस को मान लिया जाता है। माना पेडस्टल की ऊंचाई, तो पेडस्टल की ऊंचाई इज इक्वल टू हमने मान लिया h मीटर, ठीक है, पेडस्टल की ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया। अब हम यहाँ से आगे देखिए क्या करेंगे, अब हम लगा देंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमारा कौन सा, ए बी डी में, ए बी डी में अगर हम चर्चा करें बच्चों तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा लग जाएगा इसमें ए बी डी यानी कि छोटा वाला त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में कोण भी छोटा ही बनेगा बच्चों। तो 45 अंश बराबर ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। कल मैंने आपको कराया था कि क्या क्या होते हैं, साइन कॉस टेन के हम एल अपॉन के ए कराया था, इसको आप पुरानी वीडियो में देख लीजिएगा, कल की वीडियो में ये कराया गया है। तो ये आपका साइन कॉस टेन, टेन का मतलब होता है ये साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब बटे आधार हो गया। तो ए बी क्या है हमारे पास, अब 1045 = 1 है, ठीक है। तो ए बी कितना है हमारे पास, h है, और बी डी कितना है बच्चों, x है, बी डी कितना है, x है। तो ये इधर इंटू हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, h हो जाएगी, ये क्रॉस इंटू कर दिया जाता है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसी अब हम समकोण त्रिभुज किस पर चर्चा करेंगे, दूसरा त्रिभुज हमारा सी बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज सी बी डी में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10, कितना लगेगा बड़ा त्रिभुज, बड़ा कोण आएगा 1060 इज इक्वल टू लंब कितना है बच्चों, अब ये हाइट कितनी है टोटल, h प्लस 1.6 पूरा, h भी है और 1.6 है, पूरा आ रहा है बच्चों इसमें ना। तो h प्लस 1.6 अपॉन एक्स, यस अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो 1.6 प्लस h हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो टोटल हाइट होगी 1.6 प्लस h और बेस हो जाएगा इसका x हो जाएगा बच्चों। तो 1060 की जो वैल्यू होती है हमारे पास √3 होती है, तो 1060 की वैल्यू √3 हो गई, यस इज इक्वल टू h प्लस 1.6
अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच आ जाएगी। इसको मल्टीपल कर देंगे, तो जब इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच से √3 को इंटू करेंगे तो √3h इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम √3h में माइनस कर दें इस h को, क्योंकि h लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। अगर दोनों में से h कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1, h कॉमन ले तो 1 बचा, इज इक्वल टू 1.6। ठीक है बच्चों, तो इससे h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.6 अपॉन, देखो ये आपस में h और √3 माइनस 1 क्या है, मल्टीपल हैं, तो ये अपॉन में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू तो निकल गई, बट इसका अब क्या करना है, रेशनलाइज करना है, यानी कि हर का परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे इंटू कर देते हैं बच्चों। देखिए ये वाला पोर्शन आपने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ है, जिसमें हम हर का परिमेयकरण कराते हैं। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे देखिए आपका a माइनस बी, और देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हमारा आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से अगर 1 गया तो कितना बचा बच्चों, 2 बचा। ठीक है, अब ये 2 से 1.6 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका √3 प्लस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये पेडस्टल की जो ऊंचाई पूछी गई है वो आगे आपकी एच की जो वैल्यू होगी वही पेडस्टल की ऊंचाई होगी। अतः पेडस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों, पेडस्टल की ऊंचाई होगी हमारा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को केयरफुली अपने कॉपी में कीजिए, और अपने बुक से अन्य इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस के, उनको भी सॉल्व कीजिए, और इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के आते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको बिल्कुल 100% इनको प्रिपेयर करना है, और कंटिन्यू पढ़ाई में अपना बने रहें, अपनी मेहनत को मेहनत करें। जितनी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा दोगुनी आपने मेहनत खुद के लिए करनी है। और जो है कंटिन्यू चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लगातार इसकी वीडियोस मिलती रहेंगी, और आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से घर बैठे ही हो सके। ठीक है बच्चों, तो अपनी तैयारी कीजिए। चलिए आज सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।